मेरी मौसी की शादी मेरी अपनी सहेली के चाचा के साथ हुई थी और मैं भी उन्हें चाचा ही कहती थी। और यह रिश्ता मेरी माँ ने करवाया था। मेरी दोस्त भी बारात में आई थी। हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरी दोस्त का नाम सोनम है। शादी की सारी रस्में तो हो चुकी थी, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी। मगर मुझे नहीं पता था कि इस घर पर इतनी बड़ी क़यामत आने वाली है। जब मैं शादी के हंगामा में मग्न थी तो अचानक मेरी माँ ने मेरा हाथ खींचा और मुझे एक कमरे में ले गई। उनकी आंखों में डर सा था, एक दहशत थी। ना जाने क्या हुआ था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। वह इधर उधर देख रही थी जैसे कोई बहुत ही राज की बात हो और किसी को बताना नहीं चाह रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। परेशानी की वजह से उन्हें दिसंबर के महीने में भी पसीना आ रहा था। लेकिन ऐसी भी क्या परेशानी थी, मैं यह दिल में सोच रही थी। आज मेरी मौसी की शादी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने इस शादी का बहुत इंतज़ार किया था। मौसी की शादी किसी और से नहीं बल्कि मेरी अपनी दोस्त के चाचा से हुई थी। सारी रस्में हो चुकी थीं, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी। जब मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या आप मौसी की विदाई से परेशान हो? माँ ने कहा, हाँ, मैं उसी वजह से परेशान हूँ, लेकिन मामला कुछ और ही था। मैंने पूछा, क्या हो गया है? मेरी भी माँ को परेशान देखकर परेशान हो गई हूँ। तो उन्होंने मेरे कान में एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मेरी माँ कह रही थी वह सच था। मेरी मौसी शादी के बाद कहीं गायब हो गई थी। मेहमान घर में मौजूद थे। विदाई के लिए मौसी को कमरे के बाहर लेने आ गए थे और इधर हम पर यह कयामत टूट पड़ी थी। मेरे नाना की इज्जत पर बात बनाई थी। वह पहले से ही दिल के मरीज थे। वह थोड़ी सी भी तकलीफ और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अभी अभी तो वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए थे। 1 महीना भी नहीं हुआ था। नाना का घर मेहमानों और बारातियों से भरा पड़ा था और अभी हम उसी बसर पर आ पड़ी थी। मैंने सोनम के चाचा की तरफ देखा जो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। चाचा की उम्र 26 साल थी और मेरी मौसी की उम्र 24 साल। मेरी दोस्त के चाचा ने मेरी मौसी को हमारे घर देखा और पसंद कर लिया। अक्सर मेरी दोस्त को उसके चाचा ही हमारे घर छोड़ने आते थे और इस तरह रिश्ता हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मौसी शादी से कुछ खास खुश नहीं थी। मेरी माँ और मौसी के बीच कुछ झगड़े भी हुए थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मैं अपनी दुनिया में मग्न थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी उम्र ही ऐसी थी कि इन चीज़ों पर इस उम्र में किसी लड़की का ध्यान नहीं जाता। इस उम्र में हर लड़की खुश रहना चाहती है, तो मैं भी खुश थी अपनी ज़िंदगी में। मेरी उम्र 15 साल की लड़की को भला क्या दिलचस्पी हो सकती है घर के मामलों में। लेकिन यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अब क्या होगा, क्योंकि सोनम की चाचा बहुत खुश थे। चाचा बाहर कहीं एक कंपनी में जॉब करते थे और अब शादी करने के लिए वापस आए थे। उन्होंने मौसी को पसंद कर लिया था और सबसे ज़्यादा इस रिश्ते से मैं खुश थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह खुशी कुछ ही पल की है और मुझ पर कितनी बड़ी कयामत टूटने वाली है। माँ ने जो बात कही मुझसे, उसे सुनकर तो मेरी आत्मा झकझोर गई थी। तेरी मौसी भाग गई है और मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम्हारे नाना जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम दुल्हन के कपड़े में पहनकर चाचा के साथ विदा होना है। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप होश में तो हो, आपको कुछ तमीज़ भी है या नहीं? आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कर रही हो? वह मेरे चाचा जैसे हैं। इस काम के लिए आपको मैं ही नज़र आई थी सारी बारातियों में। मैं से अगर तुम्हें मौसी की जगह किसी और को विदा करना है तो आप किसी और को कह दीजिए, मेरी जगह और को दे दीजिए। मैंने गुस्से से माँ से कहा, मैं तो उनकी भतीजी जैसी हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी इतनी घटिया सोच है। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं किससे कहूँ। यह बात सब में फैल गई तो तुम्हारे नाना की और तुम्हारे दोस्त के चाचा की बदनामी होगी। अगर किसी को भी भनक पड़ गई तुम्हारी मौसी भाग गई है तो हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हारी मौसी शादी वाला लहंगा फेंक कर कपड़े चेंज करके घर से भाग गई। प्लीज़ तुम थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं ढूंढकर तुम्हारी मौसी को वापस ले आऊँगी। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मुझे पता है कि तुम्हारी मौसी कहाँ गई है होगी। तुम्हारी मौसी वही पुराने वाले आशिक के पास गई होगी। बस थोड़ा सा ड्रामा ही तो करना है।
तुम थोड़ा ड्रामा कर लो, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ, बस थोड़ा सब्र करो। मैंने माँ की बात सुनकर मना कर दिया। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर सोनम के चाचा की जगह कोई और होता तो शायद मैं नाना नानी की इज्जत बचाने के लिए हामी भर लेती, थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप तो समझ ही नहीं रही हो, वह मेरे चाचा जैसे हैं। मैं उनकी दुल्हन का रूप लेकर अपनी ही दोस्त के घर में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ? इस सब के बाद मैं खुद को कोसती रही। मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर मौसी सोनम की चाचा से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी तो आप लोगों को क्या ज़रूरत थी ज़बरदस्ती उनकी शादी चाचा के साथ करने की? और सोनम की चाचा का दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। तो मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारी मौसी जिस लड़के को पसंद करती थी वह बहुत ही घटिया और बुरा किस्म का लड़का था, लेकिन तुम्हारी मौसी की आंखों पर उस घटिया इंसान की मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी। उसे उस लड़के के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। अब तुम खुद ही बताओ कि हम कैसे उसकी शादी एक आवारा इंसान से कर देते। तो मैंने कहा जबरदस्ती शादी करवाने का नतीजा भी अब आपने देख ही लिया होगा। अब दोनों खानदान की बदनामी होगी, मेरे दोस्त के खानदान की भी और आपके खानदान की भी। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि सोनम के चाचा के दिल पर क्या गुजरेगी? मैंने माँ से कहा मुझे बहुत दुख हो रहा था कि सोनम के चाचा के लिए मुझे मौसी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और नाना की तरफ से भी परेशान हो रही थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि सिर्फ खानदान की इज्जत की ही फिक्र नहीं है मुझे, बल्कि तुम्हारे नाना की ज़िंदगी की भी फिक्र है। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से आए हैं, अस्पताल चले जाएंगे। अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो फिर बहुत गलत भी हो सकता है। मेरी माँ यह कहकर रोने लगी और उन्हें रोता हुआ देख मेरा दिल भी नरम हो गया। लेकिन वह मुझसे जो करने के लिए कह रही थी वह मैं नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरी माँ मेरे कदमों में पड़ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि वह किसी को यह बात नहीं बताना चाहती। अब नाना नानी की इज्जत मेरे हाथ में है। बाहर से आवाज़ आ रही थी कि विदाई की तैयारी करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींचकर मुझे मौसी के कमरे में ले गई और मुझसे कहा कि जल्दी से यह लहंगा पहन लो। मैं और मेरी मम्मी बहुत मजबूर थे। नाना नानी की इज्जत बचाने के लिए मैंने लहंगा पहन ही लिया और घूंघट कर लिया। बाहर से लगातार दरवाज़ा बजाया जा रहा था कि दुल्हन को जल्दी बाहर लाओ, विदाई का समय निकला जा रहा है, सबको अपने अपने घर भी जाना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दिल पसली तोड़कर बाहर निकल आएगा। दरवाज़ा खुल चुका था। मम्मी ने मेरा हाथ थामा और सब मुझे विदा करने के लिए आ गई। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे विदा कर दिया गया और जब गाड़ी में बैठने लगी तो मम्मी ने कहा मेरी बहन मेरे साथ बैठेगी। इस तरह माँ ने चालाकी करके मुझे चाचा के साथ नहीं बैठने दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। यह कैसी बेबसी थी हम माँ बेटी की, और मौसी ने हमारे साथ कितना बुरा किया था उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वह हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डालकर खुद अपने आप चली गई थी। वह भी सारी रस्मों के बाद से पहले जाती तो कोई बात भी नहीं बनती, लेकिन शादी करने के बाद क्यों गई यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। सोचती हूँ कि कुछ लोग कितने खुदगर्ज होते हैं, अपने मकसद के लिए यह तक नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके घर वालों का क्या हाल होगा। मुझे माँ ने अपनी गाड़ी में बैठाया। सब कह रहे थे कि बहुत अजीब लग रहा है, दुल्हन को दूल्हे के साथ होना चाहिए। माँ ने कहा कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कह रही हूँ। चाचा ने भी कहा कि दुल्हन की तबीयत सही नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग अपने घर आ गए थे। मेरी माँ मुझे पकड़कर चाचा के कमरे में लेकर आई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अब आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। माँ ने सब मेहमानों से कमरे में ना जाने के लिए कहा। उसे बहुत ही चक्कर आ रहे हैं। इस तरह कमरे में कोई नहीं आया था। काफ़ी रात हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मेहमान सोने के लिए चले गए। मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कुंडी लगा दी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा रही हूँ।
तुम्हारी मौसी को ढूंढने। मेरे वापस आने तक घूंघट ही रखना। मैं सोनम के चाचा से कोई ना कोई बहाना बना दूंगी और उनको बाहर रोक लूंगी किसी बहाने से। तब तक मैं अपनी बहन को ढूंढने जाती हूँ। मुझे अपनी माँ का दुख हो रहा था। वह बेचारी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मौसी की वजह से सिर्फ वही नहीं, हम सब भी फंस चुके थे, लेकिन किसी को यह बात नहीं पता थी सिवाय मेरे और मेरी माँ के। न जाने चाचा को क्या बहाना बनाकर मेरी माँ ने उन्हें बाहर रोक लिया था। मुझे नहीं पता था, लेकिन बाहर उनकी बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। वह कुछ बहस कर रहे थे। फिर चाचा ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाता कमरे में। अभी ज़रूर माँ ने कोई बहाना बनाया होगा कि चाचा मान गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई थी चाचा कमरे में नहीं आएंगे। मेरी माँ अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ी, मुझे इस हालत में छोड़कर, और मैं दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं परेशानी से जागती रही। सारे दिन की थकावट थी, मेरी आंख में नींद आ रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को जगा कर रखा हुआ था, लेकिन अब मैं और नहीं जाग सकती थी। नींद पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी और मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई और मैं नींद के आगोश में चली गई। सच कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ सकती है। मैं सो भी इस तरह से सूली पर लटकी हुई थी और सो गई। मैं इतनी गहरी नींद में चली गई कि मुझे आसपास का कोई होश नहीं था। अचानक मुझे नींद में महसूस हुआ कि मुझे कोई झकझोर कर मुझे जगा रहा है। मैं आंखें मलते उठी तो सामने सोनम के चाचा को देखकर मेरी रूह कांप गई और मुझे देखकर उनके सर पर आसमान गिर गया था। यह इतना अजीब मंजर था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी ज़मीन फट जाए और उसमें समा जाऊं। गुस्से में मेरी तरफ देखा और मैं खड़ी हो गई। उन्हें देखकर मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपनी दुल्हन की जगह देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने कुछ बोला, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही सोनम के चाचा ने एक जोरदार थप्पड़ मार डाला। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि मैं उनकी पत्नी की जगह आकर बैठ गई हूँ। मुझसे सवाल कर रहे थे। उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और मैं लगातार रोई जा रही थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं खुद शर्मिंदा हो गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कपड़े पहनकर बैठी हो, तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? मैं तुम्हारा चाचा जैसा हूँ। मैं तुम्हें सोनम की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ एहसास भी है? यह सब तुमने और मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी मौसी, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? चाचा ने गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में लिए। वह गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। उनकी पत्नी कहाँ थी? उन्हें इस बात से भी शायद अब इतनी परेशानी नहीं थी जितनी अपनी पत्नी की जगह मुझे देखकर हुई होगी। मैं उनकी हालत समझ रही थी। जो उनकी हालत थी वही मेरी हालत थी। वह गुस्से से पागल हुए जा रहे थे और ऐसा मंजर था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में अकेली छोड़कर जा चुके थे। मैं मौसी को भी कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। आपकी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई है और मेरी माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे यहाँ बैठाकर चली गई है, मौसी को ढूंढने के लिए, मैंने रोते हुए कहा और मैं लगातार रो रही थी। चाचा अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने और यह कपड़े चेंज करो। मैंने कहा मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर मेहमान हैं। आप सोनम के कमरे से मुझे मेरे कपड़े ला कर दो। मेरी बात सुनकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जो भी था वह सोनम के कमरे में चले गए। वह सोई थी। मैंने चाचा को बता दिया था कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं और वह छुपते छुपाते सोनम के कमरे में गई और मेरे कपड़े वहाँ से ले आई। मैं उस सूट को पहनकर वॉशरूम में चली गई और वह कपड़े चेंज कर लिए। मैं इतनी रो रही थी कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इतना कभी नहीं रोई थी। बाहर कुछ मेहमान बैठे हुए थे, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं भी चाचा के सामने बैठ गई। चाचा फूट फूट कर रोने लगे। बेबसी से मैं उनकी हालत समझ सकती थी। मैंने उनसे कहा कि चाचा आप ना रोएं, मौसी आ जाएगी। मेरी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा नहीं है ज़रूरत मुझे तुम्हारी मौसी की।
मैं उसे शरीफ लड़की समझकर पसंद कर बैठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह शादी के बाद मेरे मुंह पर कालिक पोत कर किसी और के साथ भाग जाएगी। और मुझे तुम्हारी माँ से यह उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी दुल्हन की जगह तुम्हें बैठा देगी। अपनी पत्नी को तो शायद मैं माफ़ कर भी दूं, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, जिसने अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। उसकी जगह तुम्हें बैठाकर यह बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं सकती थी। जो उन पर गुजर रही थी वही मुझ पर भी गुजर रही थी। मेहमान सब सो चुके थे। रात का 1 बज रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि एक चादर में एक लड़की मेरी माँ के साथ खुफिया तरीके से अंदर आई। तो मैं और चाचा समझ गए कि वह कौन है। मेरी माँ ने कहा कि आ गई है तुम्हारी मौसी। इस कमरे में सोनम के चाचा को देखकर मेरी माँ समझ चुकी थी कि उन्हें सब पता चल गया है। मेरे चेंज किए हुए कपड़े उन्हें सारी कहानी बता रहे थे। चाचा की हालत भी मम्मी देख चुकी थी। मैं आपको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर आपकी बहन भाग गई थी तो उसमें इस लड़की का क्या कसूर था? आपको अगर अपनी बहन को ढूंढना ही था तो ढूंढ लेते। इसको क्यों इस परीक्षा में डाल दिया? आपको इसकी उम्र ही क्या सिर्फ 15 साल है। मैं उसे अपनी बेटी समझता हूँ और आपने मेरी बेटी के साथ यह सब किया। मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही थी। यह सोचकर एहसास है आपको कि जब मैं कमरे में अंदर आया और मैंने अपनी दुल्हन की जगह तुम्हारी बेटी को पाया तो मेरे दिल पर किस तरह से खंजर चल रहे थे आप समझ नहीं सकती। तो चाचा गुस्से से पागल हो रहे थे और मम्मी से कह रहे थे कि इस लड़की को क्यों लेकर आई हैं आप यहाँ? मुझे उसे अपने साथ नहीं रखना है। मैं भला कैसे उस लड़की को अपने साथ रख सकता हूँ जो शादी के बाद भाग गई थी अपने आशिक के साथ? सोनम के चाचा ने मौसी की तरफ देखते हुए कहा। उन्होंने अपना चेहरा एक कपड़े से छुपाया हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। मौसी ने कहा कि मैं भागी नहीं थी, मुझे किडनैप किया गया था। मैं उस लड़के से संबंध खत्म कर चुकी थी। मैं उसकी असलियत पहचान गई थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की हामी भरी थी। मैं आपसे शादी करने पर बहुत खुश थी, लेकिन मैं फिर अपने कमरे में कुछ ज़रूरी काम से गई थी तो वह लड़का वहाँ पहले से ही मौजूद था और मुझे अपने साथ चलने को कहा और कहा कि अगर मैं नहीं गई तो वह आपको जान से मार देगा। मुझे आपकी जान का डर था, मजबूरन मुझे उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से मैं भी बचकर निकल आई और रास्ते में मुझे दीदी भी मिल गई। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने उनकी इज्जत को दाग लगा दिया। पापा की हालत ख़राब है, यह मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैं उन सबको छोड़कर चली गई तो मैंने उन्हें भी सारी सच्चाई बता दी और मैं आपको भी सारी सच्चाई बता रही हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरी गलती बस इतनी सी थी, मैं उस आदमी की बातों में आ गई थी। लेकिन जल्दी मुझे एहसास हो गया कि इंसान नहीं बल्कि एक हैवान था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। वह लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैं उसके ब्लैकमेल में नहीं आ रही थी। लेकिन शादी के बाद मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर वह एक सिरफिरा इंसान था, वह कुछ भी कर सकता था। इतने सारे मेहमानों में हमारी बदनामी होती। मुझे पता था कि मेरे पीछे मेरी दीदी बात बना देगी, वह मेरी जगह किसी को बैठा देगी बदनामी के डर से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी भांजी को ही बैठा देगी। मौसी ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चाचा का दिल भी बहुत बुरा हो गया था। भला एक मर्द जिसे पता हो कि शादी से पहले उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है तो वह क्यों उस लड़की के साथ शादी करता? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं था। चाचा मुझे सोनम की जितनी मोहब्बत करते थे। मैंने उनसे कहा कि मौसी को माफ़ कर दो, गलती हो गई। गलती तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास था। वह भागी नहीं थी, उन्हें किडनैप किया गया था। मैंने रोते हुए चाचा से कहा तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मुझे कहा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम सोनम के कमरे में जाकर सो जाओ, मैं देख लूँगा सब। लेकिन मैंने कहा जब तक आप मौसी को माफ़ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊँगी। मैं लगातार रो रही थी। चाचा कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। खैर मैं कमरे में जाकर सोनम की बराबर में जाकर चुपचाप सो गई, लेकिन नींद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं सुबह उठी तो सोनम ने मुझसे कहा कि
तुम कल से कहाँ हो? मैंने आंटी से भी पूछा था, लेकिन उन्हें भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। और तुम मेरे कमरे में कब आई? मुझे तो पता ही नहीं। मैंने सोनम से कहा कि मैं नानी के घर ही थी, नानी के साथ, क्योंकि माँ तो यहाँ आ गई थी मौसी के साथ, इसलिए मैं रात को पापा के साथ आ गई थी। और फिर मैंने तुम्हारे कमरे में आकर देखा तो तुम सोई हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर चुपचाप सो गई थी। उसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर आए, सब कुछ नॉर्मल था। रात को जो कुछ भी हुआ किसी को कुछ नहीं पता चला और इस तरह हम सबकी इज्जत बच गई। लेकिन शादी की पहली रात ही सोनम के चाचा और मौसी के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। मैंने सुबह देखा तो चाचा का मूड खराब था, वह बहुत उदास लग रहे थे। मौसी भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। फिर से मेहमान आ गए थे और मेहमानों के सामने तो सब कुछ ड्रामा करना था, तो हम चारों ने ड्रामा करना शुरू कर दिया मेहमानों के सामने, और हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। इज्जत सबसे ऊपर होती है। मुझे आज एहसास हो गया था, मोहब्बत कुछ नहीं होती, जो कुछ भी होती है इज्जत होती है। हाँ, अगर मोहब्बत भी हकीकत है तो वह भी इज्जत के बाद ही आती है। सबसे पहले इज्जत है, और अगर इज्जत ना रहे तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता। जो कुछ भी हुआ हम सब की इज्जत बच गई थी, लेकिन अंदर से हम सब बहुत उदास थे। काफ़ी साल सोनम के चाचा के और मौसी के बीच बातचीत बंद रही। वह दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आपस में बात करते थे, और मौसी बताती थी कि जैसे ही सोने के लिए हम कमरे में जाते थे तो रात को चाचा दूसरे कमरे में चले जाते थे। चाचा से मौसी का वजूद अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह रात को दूसरे कमरे में सोते थे। वह तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चले जाते थे। जब सब घर वाले सो जाते तो यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मुझे अपनी मौसी का भी दुख था और सोनम के चाचा का भी दुख था। मौसी की छोटी सी गलती कितनी बड़ी परेशानी ले आई थी। आज उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। आहिस्ता उनके रिश्ता ठीक होने लगा था, और चाचा को किस तरह से मौसी ने मना लिया था। मौसी बहुत खूबसूरत थी। ज़्यादा साल सोनम के चाचा से दूर ना रह सके। आज उनका एक प्यारा सा बेटा भी हो चुका है, लेकिन मौसी मुझसे कहती है कि मुझे सोनम के चाचा ने अपने घर में जगह दी है, लेकिन आज भी मैं उनकी नज़रों में गिरी हुई एक औरत हूँ। लोगों के सामने वह मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन मेरी इज्जत नहीं करते। मेरी एक छोटी सी गलती ने कितना कुछ खराब कर दिया। काश मैं यह सब ना करती तो आज इज्जत से रहती। चाचा ने मौसी को दिल से माफ़ नहीं किया था। शायद उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वह एक औरत की गलती को माफ़ कर सकें। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मौसी को अपने साथ रखा था। वह जितना कुछ कमा आए थे, बहुत सारा पैसा उन्होंने शादी पर खर्च कर दिया था। अब रोज़ रोज़ तो शादी होने से रही। लोग इज्जत और प्यार को औरत के साथ जोड़कर रखते हैं, लेकिन सच यह है कि मर्द को ज़्यादा फिक्र होती है अपनी इज्जत की। चाचा को यह भी फिक्र थी कि दुनिया क्या कहेगी। उनकी पत्नी भाग गई थी, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यह मामले बहुत नाजुक होते हैं। चाचा ने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। वह आज भी मौसी से दिल से नाराज़ है। क्या चाचा ने भी अपना दिल बड़ा करते? जब औरत बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर सकती है तो मर्द की तो फिर मर्द को क्यों नहीं कर सकता? और यही चाहता है कि ऊपर वाला उसकी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर दे, फिर वह औरत को क्यों माफ़ करने को तैयार नहीं होता। मैं बस कहना चाहूँगी, समाज के मर्दों को अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।